जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र का कक्षा 11वीं का प्रश्न बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए ताकि और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्वप्रथम प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? तो यहाँ पे दोस्तों सर्वप्रथम प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले द्वारा 1904 में, है ना, 1904 में दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, गेमिनसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट शब्दों का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने समूह के लिए किया है? तो यहाँ पे है, गेमिनसॉफ्ट का अर्थ है समुदाय और यहाँ पे गैसेलसॉफ्ट का अर्थ है समिति, समुदाय और समिति। तो यहाँ पे ये दिए है परिभाषा किसने? टॉनीज ने, टॉनीज है ना, इन्होंने दी है। टॉनीज ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह कथन मैकाइवर पेज द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन सी प्राथमिक संस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो दोस्तों क्या होता है कि समाज में जब हम रहते हैं तो सबसे पहले समाजीकरण परिवार में होता है। बच्चों का जन्म जो होता है परिवार में होता है। सबसे पहले वह परिवार के बारे में सीखते हैं, परिवार के द्वारा ही उनका लालन पालन किया जाता है, उनका समाजीकरण किया जाता है। इसके बाद जो होता है वो मित्रमंडली के द्वारा होता है, फिर समुदाय और समाज के द्वारा किया जाता है समाजीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, डाक द्वारा भेजी जाने वाली प्रश्नों की सूची को क्या कहा जाता है? तो डाक द्वारा जो प्रश्नों की सूची को प्रश्नावली कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं तो उनको जो डाक के द्वारा अपनी कोई भी जानकारी यदि किसी को चाहिए होती है तो वो अपनी जो प्रश्नों की सूची को डाक द्वारा भेज देते हैं और वो भर के उसको वापस से उसको डाक के माध्यम से जहाँ से आया है वो प्रश्न पूछने वाली प्रश्नावली को उसको वापस रिटर्न कर देते हैं। तो ये प्रश्नावली होती है। नेक्स्ट देखते हैं, गांव एक जीवन विधि है, मतलब गांव एक जीवन विधि है, जीने का आधार है या जीवन जीने का तरीका है। तो यह परिभाषा दी है एस.सी. दुबे ने। तो ये परिभाषा दी है किसने? एस.सी. दुबे ने, श्यामाचरण दुबे। नेक्स्ट देखते हैं, खाली स्थान भरिए मर्डॉक द्वारा कितने प्रकार के द्वितीयक नातेदारों का उल्लेख किया है? तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, मर्डॉक द्वारा 33 प्रकार के, है ना, 33 प्रकार के द्वितीयक नातेदारों का उल्लेख किया गया है। प्राथमिक जो होते हैं ये द्वितीयक हैं, है ना, प्राथमिक जो होते हैं, है ना, जो प्राथमिक होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं और जो तृतीयक होते हैं, है ना, जो तृतीयक होते हैं वह 151 प्रकार के होते हैं। ये मर्डॉक द्वारा बताए गए हैं। अगर कोई पूछे कि अगर क्वेश्चन आता है ऐसा कि द्वितीयक तो 33 प्रकार के, प्राथमिक तो 8 प्रकार के और तृतीयक हैं तो 151 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिंडमैन ने सर्वप्रथम का प्रयोग किया। तो लिंडमैन जो है इन्होंने सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया है। कौन सा? सहभागी, है ना, सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नौकरशाही का सिद्धांत ने प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले जो नौकरशाही का जो सिद्धांत दिया है वह मैक्स वेबर द्वारा दिया गया है। कौन है? मैक्स वेबर, है ना, वेबर है, मैक्स वेबर। जाति एक, इसमें आंसर है दोस्तों बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति से दूसरी जाति में जाने का या दूसरी जाति में विवाह करने का या उनके साथ कोई भी मतलब और संबंध रखने का निषेध रहता है, इसलिए एक जाति एक बंद वर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, साक्षात्कार तथ्य संकलन की एक प्राविधि है। तो साक्षात्कार कैसी है? एक प्राथमिक, है ना, प्राथमिक तथ्य संकलन की एक प्राविधि है।
इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब हम किसी व्यक्ति से प्रथम रूप से मिलते हैं तो वो प्राथमिक मतलब जब किसी व्यक्ति से हमें साक्षात करना होता है तो हम स्वयं जाते हैं और उनसे मिलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, तो ये प्राथमिक संकलन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ऑगबर्न ने दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों देखना कौन है सांस्कृतिक विलंबना का? ऑगबर्न, है ना, ऑगबर्न ने दिया है। इन्होंने क्या है, अब एक्चुअल में क्या है, समय कम है, नहीं तो मैं इसको बहुत डिटेल से बताता इसको, है ना। सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल लैग, संस्कृति और सभ्यता दोनों साथ साथ नहीं चलती हैं। सभ्यता आगे चलती है, संस्कृति थोड़ा पीछे चलती है, इसीलिए इसको कल्चरल लैग यानी सांस्कृतिक विलंबना कहा है इन्होंने, ऑगबर्न ने। नेक्स्ट देखते हैं, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, किसने कहा था? तो ये दुर्खीम महोदय हैं, इमाइल दुर्खीम, है ना। तो इसके आंसर हैं दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए, बंद स्तरीकरण। तो यहाँ पे सही जोड़ी बनाइए। तो बंद स्तरीकरण क्या है? जाति व्यवस्था, जो कि अभी बताया है, बंद स्तरीकरण जाति व्यवस्था के अंतर्गत आता है ना। संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या होता है कि बिना संघर्ष के परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जो भी परिवर्तन होते हैं तो वो संघर्ष के माध्यम से होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हस्तांतरण की प्रक्रिया। जो हस्तांतरण की जो प्रक्रिया होती है वह संस्कृति का हस्तांतरण किया जाता है, संस्कृति का ही हस्तांतरण किया जाता है। नातेदारी की श्रेणियों का अध्ययन जीपी मर्डॉक ने, जो कि अभी आपको बताया था कि उन्होंने द्वितीयक जो कि जो नातेदार बताए हैं, तो उन्होंने 33 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संदर्भ समूह। ये संदर्भ समूह की अवधारणा दी है किसने? आर.के. मर्टन ने। जन्म मूलक परिवार की व्याख्या, तो ये है इसके आंसर डेविस, है ना। तो इसके आंसर हैं डेविस। अब नेक्स्ट देखते हैं, सही गलत के रूप में चिन्हित करें। तो यहाँ पे देखना है दोस्तों, राज्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि जो भी राज्य होते हैं, राज्य के कानून होते हैं, और शिक्षा व्यवस्था होती है, व्यक्ति को मतलब सक्षम बनाती है, उनको पढ़ने लिखने में, आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो ये सही है, इसका आंसर क्या है? सामाजिक नियंत्रण स्थापित होते हैं इसके माध्यम से। धर्म, लोक रीति एवं परंपरा भौतिक संस्कृति है। तो ये दोस्तों असत्य है, क्योंकि भौतिक और अभौतिक, चूँकि धर्म, लोक रीति और परंपरा ये कभी भी दिखाई नहीं देती हैं, तो ये कौन सी है? अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत है ना। चूँकि ये क्या है? अभौतिक के अंतर्गत आते हैं, धर्म, लोक रीति और परंपरा। और भौतिक संस्कृति के अंतर्गत, भौतिक संस्कृति में हमें ये दिखाई देते हैं, जैसे फैशन, जो व्यक्ति आज के समय में कपड़े पहनते हैं, ये फैशन है ना। और जो मकान बन रहे हैं, तो इनके ये सब क्या है? भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सहभागी अवलोकन हर्स्कोविट्ज़ ने अव्यावहारिक पद्धति कहा है। तो इसका ये आंसर दोस्तों ये सत्य है। तो ये इसका ये सत्य है। कृषि की तकनीकी प्रणाली में परिवर्तन से ग्रामीण समाज में बदलाव हुए हैं। तो ये भी सत्य है, क्योंकि जब कृषि में तकनीकी प्रणाली में परिवर्तन होते हैं, पहले हलों से जोता जाता था, जिसमें 2 बैल निभा दिए जाते थे, और उनके माध्यम से पहले खेत को जोता जाता था, फिर बीज का छिड़काव किया जाता था। तो अब वो क्या है, उसमें क्या है? बदलाव आए हैं। अब ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं, है ना। फसल के लिए हार्वेस्टिंग आती है, तो वो काट लेती है फसल को, तो वो मजदूरों का क्या हो गया, या किसानों का जो समय है, समय की बचत कर दी गई है, और नई नई तकनीकियों का क्या हो गया है? आविष्कार होता जा रहा है। तो इससे क्या है? ग्रामीण समाज में भी बदलाव हुए हैं, परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल ये सत्य है। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत अगस्त कॉम्पटे ने प्रतिपादित किया है। तो ये दोस्तों असत्य है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत सोरोकिन,
शोरोकिन है, स्पेंगलर हैं, ये इन लोगों ने दिया है या प्रतिपादित किया है चक्रीय सिद्धांत, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, दुर्खीम ने आत्महत्या सिद्धांत की आलोचना जेडी डगलस ने की है, तो ये सत्य है, तो ये क्या है, सत्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5वां, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, है ना दोस्तों, ये क्या है, एक वाक्य में उत्तर देना है। अब नेक्स्ट यह जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं, तो ये दी है परिभाषा किसने, चार्ल्स कूले ने, है ना। कौन है, चार्ल्स कूले, तो इसका आंसर है चार्ल्स कूले। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है, तो ये है असहगामी, तो ये कौन सी है, असहगामी। प्रतिस्पर्धा असहगामी सामाजिक प्रक्रिया है ना, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से जो व्यवहार होते हैं वो अच्छे नहीं बनते हैं प्रतिस्पर्धा में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं योगेंद्र सिंह, है ना, योगेंद्र सिंह, भारत के प्रकांड समाजशास्त्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एम एन श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किस आधार से की है, तो यहाँ है संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। एम एन श्रीनिवास ने जो अवधारणा दी है पश्चिमीकरण, है ना, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण, इनकी दो परिभाषाएं हैं या अवधारणाएं दी हैं इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्खीम ने किसे समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है, दुर्खीम ने किसे समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है, तो ये है दोस्तों, इसका आंसर है सामाजिक तथ्य, सामाजिक तथ्य को एक विषय वस्तु माना है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिजात वर्ग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो अभिजात वर्ग की अवधारणा विल्फ्रेड परेटो ने, है ना, परेटो आंसर है इसके, परेटो, केवल परेटो भी आ सकता है और विल्फ्रेड परेटो भी आ सकता है, तो एक ही व्यक्ति का नाम है ये। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना जी.एस. घुरिये, जी.एस. घुरिये यानी गोविंद सदाशिव घुरिये, है ना, गोविंद सदाशिव घुरिये ने की है, 1952 में की है, इन्होंने शुरुआत की थी 1952 में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदत्त परिस्थिति को समझाइए, ये आप लोगों की क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्नोत्तर, ये 2 नंबर वाले प्रश्नोत्तर हैं, तो यहाँ पे देखिए, प्रदत्त परिस्थिति को समझाइए, तो प्रदत्त परिस्थिति वह होती है जो हमें जन्म से प्राप्त होती है, यानी जन्म के आधार पर प्राप्त होती है, जिसे पाने के लिए हमें कोई भी मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कि जाति, है ना, जाति क्या है, एक प्रदत्त परिस्थिति है ना। अगर कोई व्यक्ति जाति से जिस जाति का होगा तो वह उसी जाति के बच्चे या संतान माना जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, समाज को परिभाषित कीजिए, समाज को परिभाषित करते हुए मैकाई व प्रेज ने लिखा है, समाज सामाजिक संबंधों का एक क्या है, जाल है, तो ये क्या है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अगर ये परिभाषा अगर आपसे पूछी जाती है तो ये भी पूछा, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह एक परिभाषा किसने दी है। ठीक है दोस्तों, हाँ, और आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक मूल्य क्या है, संस्कृति के माध्यम से ही ज्ञात होता है कि प्रत्येक समाज की संस्कृति दूसरे समाज से अलग होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक संस्कृति अपने कुछ आदर्श और नियम होते हैं, और जैसे कि सामाजिक मूल्य मतलब प्रत्येक व्यक्ति के, जैसे कि ईमानदारी एक सामाजिक मूल्य है ना, सामाजिक मतलब ईमानदारी, है ना, तो ये क्या है, एक अपने आप में एक मूल्य होता है ना, कि हम ईमानदार रहेंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, तो ये क्या है, अपने मूल्य हैं, आदर्श हैं, तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है ना। तो ये जिनके आधार पर व्यक्तियों एवं व्यवहारों का सही गलत का माना जाता है। तो भाई हमारे जो कि व्यवहार होते हैं, भाई तौर तरीके होते हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना, ये हमारे यहाँ पे एक अच्छा माना जाता है, जबकि
कुछ मतलब इस तरीके से इसको सही माना गया है। समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है ना। व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें अंगीकृत करने को ही समाजीकरण कहा जाता है। तो समाजीकरण का मतलब ये होता है कि जो हमारे पूर्वजों से हमें जो कुछ मिला है हम उसको आगे भी प्रेषित करते हैं, है ना। जैसे कि संस्कृति है वही जो हमें अपने घर परिवार में हमें जो मिला है तो वही को उसी को हम अपने क्या है बच्चों को देते हैं, है ना, संस्कृति के तौर पे, है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये हस्तांतरित होते हैं। सामाजिक मूल्य सीखने और उन्हें अंगीकृत करने को ही समाजीकरण कहते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पे देखा है, सामाजिक मूल्य जैसे ईमानदारी है ना, मेहनत करना, ईमानदारी से रहना, है ना। तो ये जो सामाजिक मूल्य हैं इन्हीं को हम क्या करते हैं आगे भेजते हैं, क्योंकि ये समाज को संगठित करते हैं और समाज में एक समन्वय स्थापित करने के काम आते हैं ये चीज़ें, है ना। इसलिए इनको अच्छा माना जाता है, उनको आगे भी बढ़ाया जाता है। सामाजिक शोध क्या है? नेक्स्ट देखते हैं 10वां क्वेश्चन, सामाजिक शोध क्या है? सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में सामाजिक घटनाओं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए करने की गई व्यवस्थित खोज को ही सामाजिक शोध कहा जाता है ना। नेक्स्ट है सात्मीकरण किसे कहते हैं? सात्मीकरण सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तरीकरण की प्रक्रिया है। सात्मीकरण सामाजिक और सांस्कृतिक स्तरीकरण की प्रक्रिया है। संघर्ष से एकीकरण की ओर बढ़ने का प्रथम चरण व्यवस्थापन और आत्मसात अंतिम चरण है। सहयोगी कारक, सांस्कृतिक समानता, सामाजिक संघर्ष, समान भाषा। तो क्या होती है सात्मीकरण? क्या होते हैं जब कोई एक संस्कृति, है ना, दूसरी संस्कृति को अपनी संस्कृति में समाहित करता है, अपने आप में उसको आत्मसात करता है ना, तो वह सात्मीकरण कहलाता है। जैसे भारतीय संस्कृति जब मुगल आए या उस समय मुसलमानों का मध्यकाल में देखा पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि जब मुगल आए या उनके पहले मतलब जो भी मुस्लिम संस्कृति के लोग आए भारतीय संस्कृति में, मतलब भारत में आए, तो वो लोग क्या किए यहाँ पे उन्होंने अपनी संस्कृति को फैलाया। तो भारतीय संस्कृति ने भी उनसे कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखी, है ना, और अपनी संस्कृति में उसको एडॉप्ट कर लिया, उसमें समाहित कर लिया, है ना। और कुछ ऐसी होती हैं कि कुछ संस्कृतियाँ मतलब समान होती हैं, है ना, जैसे हिंदू और जैन संस्कृति, है ना। तो हिंदू और जैन संस्कृतियाँ कैसी हैं, आपस में रिलेट करती हैं ना, तो एक दूसरे को सामाजिक संपर्क भी बढ़ता है उससे और संस्कृति समानता भी है ना। तो समान भाषा लगभग भाषा भी है, तो ये क्या कर लेती है एक दूसरे को समाहित कर लेती है, तो वो सात्मीकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत क्या है? सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक स्पेंगलर, टाइनबी, सोरोकिन और परेटो, विल्फर परेटो। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में परिवर्तन का क्रम और दिशा एक चक्र के रूप में निरंतर चलती रहती है ना। जैसे एक क्रम में चलती रहती है, चक्रीय का मतलब एक क्रम में, एक सर्कल, जैसे कि यहाँ पे है ये, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं चक्रीय सिद्धांत ये वाला, है ना। आज हम यहाँ पे हैं, कल यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर वापस से यहीं पे आ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि हम देखते हैं कि फैशन के हिसाब से देख लेते हैं कि जो पुराने समय में जो फैशन चलता था वो फिर लेटेस्ट फैशन आ जाता है, कुछ समय बाद फिर ये पुराना पड़ जाता है, फिर नया आता है और फिर इसके बाद में फिर से वही पैटर्न पुराना वाला फिर से आ जाता है ना। तो उसी चक्रीय तरीके से, जैसे कि दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन, दिन के बाद फिर रात, तो इसी तरीके से ये चक्रीय क्रम में चलता रहता है। जैसे जीवों में भी होता है ना, कि वही पहले व्यक्ति जन्म लेता है, फिर इसके बाद युवा होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद फिर पुनर्जन्म होता है। इस तरीके से ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो वो अपना अपना है, अलग अलग धर्मों में है ना। नेक्स्ट है अपराध से आप क्या समझते हैं या अपराध किसे कहते हैं? जो व्यवहार व्यक्ति को अपने समाज के कानूनों, व्यवहार के संस्थागत नियमों, नैतिक मूल्यों एवं जन कल्याण के विरुद्ध होता है, उसी को अपराध कहा जाता है। यह एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा है। क्या होता है कि जो नैतिक मूल्य हैं,
जैसे कि अभी बताया था ईमानदारी है। तो ये क्या है, एक नैतिक मूल्य हैं और समाज के कुछ नियम होते हैं कि भाई आप इस तरीके के कृत्य नहीं करेंगे जो समाज के लिए हानिकारक हैं, वो काम नहीं करेंगे। और जन कल्याण के जो विरुद्ध होते हैं वह क्या कहलाते हैं, अपराध कहलाते हैं, है ना। तो जो समाज में समाज के लिए घातक होते हैं वह क्या होते हैं, अपराध कहलाते हैं, और यह बहुआयामी और जटिल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अतिरिक्त मूल्य का अर्थ लिखिए। कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रमिक के श्रम से पैदा हुए मूल्य और श्रम के बदले मजदूर को मिलने वाले मूल्य के बीच अंतर अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। क्या होता है कि जितना श्रम मजदूरों ने पैदा किया, यानी श्रमिकों ने जितना मूल्य पैदा किया, उस श्रम के बदले उनको कुछ ना मिलना। जैसे कि कोई भी मजदूर होते हैं तो बहुत सारा काम करते रहते हैं, वो दिन भर दिन और कई मजदूर काम करते हैं। पता चला कि वो काम कर दिया होगा मजदूर 2000 रुपये का, और मिलते हैं उनको 200 रुपये, तो जो 1800 रुपये का होता है तो इनके बीच का जो अंतर होता है तो वो अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन औद्योगिक समाजों का एक लक्षण है। श्रम विभाजन का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग काम देना, अर्थात किसी एक कार्य को करने के लिए अनेक व्यक्तियों में बांट देना, इसे उत्पादकता में वृद्धि होती है। श्रम विभाजन में मतलब यही होता है कि जैसे कि अगर आप एक शर्ट बनाते हैं तो किसी को काज करने के लिए दे दिया, किसी को कपड़ा काटने के लिए दे दिया, किसी को मतलब आपने सिलने के लिए दे दिया, अलग अलग पार्ट्स उसके, कॉलर कोई बनाएगा, कफ कोई बनाएगा, उसके बटन कोई करेगा, काज कोई करेगा। इस तरीके से उनको क्या देते हैं, श्रम का विभाजन कर देते हैं, जिससे वो काम बहुत एक्सपर्ट तरीके से करते हैं और अच्छा करते हैं और समय उसमें कम लगता है। तो दोस्तों ये आपके 15 क्वेश्चन 2 नंबर वाले हो चुके हैं। इसके अलावा 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग देख ही लीजिएगा, क्योंकि समय कम है और लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने उसको बनाया नहीं। इसलिए अगर आप लोग हमारे नए चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। कमेंट भी दीजिएगा भाई, है ना, अगर लगे कि भाई बढ़िया है, अच्छा है, तो भाई हम आपको